नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं सीआरपीएफ। किसका साथी? तो याद रखेंगे सीआरपीएफ, एचसीएम, एससीएम और एएसआई का एग्ज़ाम देखने वाले हैं। आज है साथी 1 मार्च। क्या साथी? आज 1 मार्च है और आज की हम सभी शिफ्टों का क्या करेंगे? एनालिसिस देखेंगे। एक बार सभी साथियों से निवेदन है, आप आ गए हैं तो दोस्तों में जाकर के जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार से जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आने वाले दिनों में एग्ज़ाम का फ़ायदा हो सके। ठीक है, इन क्वेश्चनों का फ़ायदा हो सके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण। तो फिर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हम क्या देखने वाले हैं? आज है साथी 1 मार्च। 1 मार्च का हम क्या देखेंगे? सभी शिफ्टों का लगभग 50+ क्वेश्चन रहेंगे आपके। इन सभी का हम एनालिसिस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया था, इसलिए अब आपकी क्लास प्रतिदिन शाम 8 बजे होगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, कोई काम कितना भी कठोर क्यों ना हो। क्या कह रहा है? कोई काम कितना भी कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास के जरूर पूरा किया जाए। तो क्या कह रहा है? कोई काम कितना भी कठोर क्यों ना हो, यदि आपके पास जिद है और आपने दृढ़ संकल्प ले रखा है तो इसे जरूर पूरा किया जा सकता है। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। एक बार से सभी साथी दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है साथी, जयदेव उनादकट। क्या कह रहा है साथी? तो याद रखेंगे जयदेव उनादकट किस रणजी टीम के कप्तान हैं? हमसे क्या पूछा है साथी? हमसे पूछा है जयदेव उनादकट किस रणजी टीम के कप्तान हैं। इस तरह से आज एक क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था। तो क्या पूछा था? जयदेव उनादकट किस टीम के कप्तान हैं? तो याद रखेंगे जयदेव उनादकट हैं जो साथी। कौन है? जयदेव उनादकट। ये सौराष्ट्र टीम के कप्तान है। किसके? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव उनादकट किस टीम के कप्तान है? तो याद रखेंगे सौराष्ट्र के। इसके अलावा आप याद रखेंगे ये भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी कि भारत के लिए भी ये खेल चुके हैं। ठीक है, ये किसके लिए खेल चुके हैं? तो भारत के लिए भी खेल चुके हैं और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है इसमें भी ये टीम में शामिल है। तो जयदेव उनादकट किस टीम के कप्तान हो जाएंगे? सौराष्ट्र टीम के कप्तान हो जाएंगे। और याद रखेंगे साथ ही इनका पूरा नाम क्या है? जयदेव दीपक भाई उनादकट। इनका पूरा नाम है जयदेव दीपक भाई उनादकट और इनका जन्म होता है 18 अक्टूबर 1991। कब होता है? तो याद रखेंगे 18 अक्टूबर 1991 को इनका जन्म होता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इनकी कप्तानी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके करंट अफेयर की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इनकी कप्तानी में सौराष्ट्र टीम ने 2023 में, कब साथी? 2023 में फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराकर तीसरी बार अपना खिताब जीता है। ये याद रखेंगे सौराष्ट्र ने रणजी का तीसरी बार खिताब जीता है और इसमें याद रखेंगे बंगाल को हराया है। किसको साथी? तो रणजी की 2023 की क्वेश्चन पूछा है, रणजी किसने जीती है 2022-23? तो याद रखेंगे सौराष्ट्र टीम ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र टीम ने इसको जीता है। तो इसके अलावा आपसे पूछ ले इसमें हराया किसको है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल को इन्होंने हराया है। कितने विकेट से? तो याद रखेंगे 9 विकेट से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। उपविजेता रणजी का कौन है 2023 का? तो पश्चिम बंगाल। यदि पूछ ले इसके कप्तान कौन थे सौराष्ट्र टीम के? तो याद रखेंगे जयदेव उनादकट ही इसके कप्तान थे। इसलिए क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था क्योंकि सौराष्ट्र टीम ने अभी हाल ही में क्या जीता है? तो रणजी 2023 का फाइनल जीता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। तो सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट और सौराष्ट्र ने 2023 में याद रखेंगे 2023 में जो इन्होंने क्या जीता है? रणजी जीता है। ठीक है, और इसके अलावा आप याद रखेंगे इन्होंने 2019 में, कब साथी? जो 2019 का हुआ था रणजी, इसको भी सौराष्ट्र ने ही जीता था। ये भी याद रखेंगे, इसको भी सौराष्ट्र ने ही जीता था और इसके कप्तान भी आपके जयदेव उनादकट थे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, कह रहा है दांडी मार्च जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या पूछा है? हमसे पूछा है साथी दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। देखो साथी, कह रहा है दांडी मार्च के समय वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे ये था साथी लॉर्ड इरविन। कौन था साथी? लॉर्ड इरविन। ये वही इरविन है साथी, इसी के समय भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। किसको? जो भगत सिंह थे, इसी के समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी। हो सकता है इस तरह से पूछ ले, जब भगत सिंह जी को फांसी हुई तो उस समय वायसराय कौन था? तो वो भी आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा।
और दांडी मार्च समय, या फिर पूछ ले आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि दांडी मार्च के बाद ही तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, या भगत सिंह को जब फांसी हुई उस समय वायसराय कौन था, तो याद रखेंगे लॉर्ड इरविन इस समय क्या था, वायसराय था। इसमें याद रखेंगे दांडी मार्च के बारे में, क्योंकि दांडी मार्च जो था साथी ये हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखेंगे, जो दांडी मार्च है इसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और महात्मा गांधी जी के द्वारा 12, ये याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से, कब से, तो 12 मार्च 1930 से साबरमती से इसकी शुरुआत होती है। यदि पूछ ले दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ, तो याद रखेंगे साबरमती से शुरू हुआ। और कब हुआ, तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है। और साथ ही ये 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। देखो 5 अप्रैल को यहाँ पर गांधी जी पहुँच जाते हैं 24 दिन की यात्रा करके, लेकिन साथ ही जो 6 अप्रैल है साथी, इस दिन गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी इस दिन नमक कानून तोड़ते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी जाकर क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। यानी कि दांडी जाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो कब तोड़ा, 6 अप्रैल को, ये याद रखेंगे। इसी के बाद जब नमक कानून पर इरविन ने यानी कि वायसराय ने टैक्स नहीं हटाया, तो इसमें इसको आंदोलन में तब्दील कर दिया गांधी जी ने, जिसको नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जब गांधी जी ने नमक तोड़ा तो उस समय तारीख क्या थी, 6 अप्रैल। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसकी शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से। और याद रखेंगे इसमें कुल 78 लोग थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय, दांडी मार्च में कितने लोग शामिल थे, तो याद रखेंगे 78 लोग शामिल थे। ये भी याद रखेंगे। इसमें जो महिला थी उनमें महिला में याद रखेंगे सरोजनी नायडू को। किनको साथी, तो याद रखेंगे जो आपकी सरोजनी नायडू थी। कौन थी साथी, आप याद रखेंगे जो आपकी सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू इस समय इसमें शामिल थी। ये भी याद रखेंगे आप। दांडी मार्च में एकमात्र महिला जो शामिल थी, एकमात्र नहीं इसके अलावा होगी और भी, लेकिन सरोजनी नायडू इसमें शामिल थी। ये भी आप लोग याद रख लेंगे। तो दांडी मार्च कब चला, तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और याद रखेंगे 24 दिन की यात्रा थी। कभी कभी पूछ लेता है दांडी मार्च कितने दिन चला, तो याद रखेंगे दांडी मार्च आपका 24 दिन चला था। ये भी याद रखेंगे। और इसमें लगभग गांधी जी ने 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। साबरमती से लेकर दांडी तक कितने दूरी तय की, तो याद रखेंगे 390 किलोमीटर इसमें गांधी जी के द्वारा पैदल दूरी तय की गई थी। इसमें 78 लोग शामिल थे। 1930 में यह चला था। ये भी याद रखेंगे। इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस तरह से क्वेश्चन आया था। ये तो देखो जीडी हमने बहुत ज़्यादा इसको किया है, तो कुल मिलाकर आप याद रखेंगे भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का साथी, तो भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन है। ये भी याद रखेंगे। यदि पूछे भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो कौन सा है, तो याद रखेंगे तमिल। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से जो संबंधित है। इसमें क्या है, इसमें नृत्य का उद्गम क्या कह रहा है, नृत्य का उद्गम तमिलनाडु में हुआ है। जो शास्त्रीय नृत्य है यानी कि सबसे प्राचीन भरतनाट्यम, इसका उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु में इसका उद्गम होता है। इसके अलावा इनमें से कुछ कलाकारों के नाम पूछ लिए जाते हैं। इनमें याद रखेंगे साथी यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम याद रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में याद रखेंगे। ये भी किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे जो यामिनी कृष्णमूर्ति है साथी, ये 2 शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। एक भरतनाट्यम, दूसरा आपका कुचिपुड़ी। जो आपका कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का, इससे भी संबंधित कौन है, तो याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा जो मल्लिका साराभाई है, इसके अलावा मृणालिनी साराभाई है। मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई। इसके अलावा लीला सैमसन, देखो ये भी याद रखेंगे आप। संजू सैमसन को याद रखते होंगे क्रिकेट से, तो इनमें भरतनाट्यम में लीला सैमसन को याद रख लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। इसके अलावा याद रखेंगे बाला सरस्वती। किनको याद रखेंगे, तो याद रखेंगे बाला सरस्वती जी को। एक बार पुनः देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन और बाला सरस्वती। इन सभी का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे भरतनाट्यम से। और ये भी याद रखेंगे साथ ही भरतनाट्यम को केवल महिलाएं करती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इस नृत्य को केवल एक महिला करती है, यानी कोई भी महिला होगी ये एक महिला इसको करेगी, केवल सिंगल। इसमें डबल लोग नहीं होंगे, केवल सिंगल महिला इसको करती है। ये भी याद रखेंगे, ये केवल महिलाएं करती हैं। तो कौन सा भरतनाट्यम, ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर साथी, तमिलनाडु राज्य में होता है आपका। और इसमें याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, और यह एक महिला केवल करती है। इसको भी याद रखेंगे। और भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि वर्तमान में, क्या पूछा था साथी, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिला न्यायाधीश हैं। क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था साथी, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिला न्यायाधीश हैं। ये देखो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें स्टार लगा लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या है,
तो याद रखेंगे कुल 3 महिला न्यायाधीश है। कितनी साथी? तो 3 महिला न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले इनमें कौन कौन शामिल है, तो याद रखेंगे साथी पहली तो जस्टिस हेमा कोहली, इनको याद रखेंगे। जो जस्टिस हेमा कोहली है ये भी आपकी कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जस्टिस बीबी नगरत्ना, क्या नाम है साथी? जस्टिस बीबी नगरत्ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन की अभी भविष्यवाणी करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भविष्य में आपसे कैसे पूछा जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे जस्टिस बेला त्रिवेदी, यानी कि 3 महिलाएं हैं, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बीबी नगरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी। जो साथी बीबी नगरत्ना है साथी, ये 2027 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लेंगे। 2027 में ये भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी सुप्रीम कोर्ट में। जो यदि पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, सुप्रीम कोर्ट में आपसे पूछ ले पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगी, तो याद रखेंगे जस्टिस बीबी नगरत्ना बनेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और कब बनेंगी, तो 2027 में बनेंगी, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी, बीबी नगरत्ना जी बनेगी, ठीक है। ये वर्तमान में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि न्यायाधीश है, ठीक है। कुल मिलाकर 3 महिला न्यायाधीशों की संख्या है इस समय। इसमें से कौन है, जस्टिस बीबी नगरत्ना, हेमा कोहली और बेला त्रिवेदी जी। इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले 2027 में, देखो ये आपको बता दिया बीबी नगरत्ना जी को सुप्रीम कोर्ट की इतिहास की, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक इतिहास में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, तो ये बनेगी, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इतिहास में अमर हो जाएगा। इनको याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था भारतीय संगीत के कुल कितने प्रकार होते। इस प्रकार से क्वेश्चन था कि भारतीय संगीत के कुल कितने प्रकार होते, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आप याद रखेंगे भारतीय संगीत को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, तो याद रखेंगे भारतीय संगीत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और इनमें कौन कौन है, तो याद रखेंगे शास्त्रीय संगीत पहला तो हो जाएगा आपका शास्त्रीय संगीत, दूसरा हो जाएगा उपशास्त्रीय संगीत, या साथी इसी को कहते हैं हम अर्धशास्त्रीय संगीत। क्या कहते हैं, अर्धशास्त्रीय संगीत, ठीक है। जो आपका अर्धशास्त्रीय संगीत या उपशास्त्रीय संगीत इसी को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत या अर्धशास्त्रीय संगीत, और तीसरा हो जाएगा आपका सुगम संगीत। क्या हो जाएगा साथी, सुगम संगीत। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे जो संगीत होता है साथी, क्या संगीत, इसमें 7 स्वर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगीत में 7 स्वर होते हैं और इन स्वरों के नाम क्या है, तो याद रखेंगे सज, इनको सज पढ़ते हैं, सज, ठीक है। षटकोण जैसे पढ़ते हैं इसको सज पढ़ेंगे। इसके अलावा ऋषभ होगा, ऋषभ के अलावा गंधार होगा, गंधार के अलावा मध्यम, मध्यम के अलावा पंचम, दैवत और निशान। कुल मिलाकर 7 स्वर होते हैं। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ ले। इस तरह से क्वेश्चन उल्टे सीधे आपसे पूछता रहता है एग्जामिनर, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो इनमें आप याद रखेंगे सज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निशान, ये 7 प्रकार के संगीत के स्वर होते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो भारत में 3 प्रकार का संगीत होता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है 2023 माफी चाहेंगे रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता था। देखो रणजी ट्रॉफी से अभी आपसे आया था जयदेव उनादकर, और दूसरा क्वेश्चन ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता था, ऐसा क्वेश्चन आपसे आया था। तो याद रखेंगे रणजी ट्रॉफी जो 2022 का खिताब था साथी किसने जीता था, तो ये रणजी के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा, रणजी इतिहास में पहली बार यदि किसी ने खिताब जीता है, किसी ने नहीं बल्कि जो स्टेट है इसका नाम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने अपने रणजी के इतिहास में पहली बार इस खिताब को जीता था। और इसमें इस टीम ने मुंबई को हराया था। किसको, तो याद रखेंगे 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया था 6 विकेट से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 2022 में मध्य प्रदेश ने, ये 23 की बात नहीं हो रही, इस वर्ष तो आपका सौराष्ट्र ने जीता है, वरना आप कंफ्यूज होने लगे कि सर ये क्या करवा रहे हो। देखो सौराष्ट्र ने इस वर्ष जीता है, कब, तो 2023 में, ठीक है, 2023 में जीता। लेकिन 2022 में किसने जीता था, तो मध्य प्रदेश ने जीता था। और रणजी के इतिहास में मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता था, ये भी याद रखेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को हराया था 6 विकेट से। और याद रखेंगे सर्वाधिक रणजी का खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो याद रखेंगे मुंबई के पास है। और मुंबई 41 बार की चैंपियन है। अभी आपको बताया था कि मुंबई कितने बार की है, 41 बार की चैंपियन है मुंबई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये मुंबई इंडियंस नहीं है, यहाँ पर रणजी की बात हो रही, ना कि आईपीएल की, ठीक है। आईपीएल में बात करें तो भी मुंबई इंडियंस है, लेकिन आईपीएल में 5 बार जीती है। लेकिन रणजी की बात करें तो मुंबई है, ये आपकी 41 बार जीती है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे।
तो रणजी 2022 का खिताब किसने जीता था? मध्य प्रदेश ने। लेकिन 2023 की बात करें तो सौराष्ट्र ने जयदेव उनादकत की कप्तानी में इसको जीता है, ये भी याद रखेंगे। सौराष्ट्र की टीम ने जयदेव उनादकत की कप्तानी में इसको जीता है। और इसमें मध्य प्रदेश ने किसको हराया था? तो मुंबई को हराया था। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा था पंजाब नेशनल बैंक, क्या पूछा था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? क्या पूछा था साथी? हमसे पूछा था पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। तो आप याद रख लेंगे पंजाब नेशनल जो बैंक है साथी, इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 1894 को होती है। देखो साथी ये क्वेश्चन पढ़ाए नहीं जाते, सिर्फ एग्जाम में आते हैं, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि हो सकता है दोबारा ये ना मिले, हो सकता है कब आए एग्जाम में, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है आपकी 1894 में 19 मई को, ये याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे कहाँ पर हुई थी? तो वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी, यानी कि उस समय लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। अब क्वेश्चन बनना चाहिए इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय। साथी ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने किस साइमन कमीशन के विरोध में अपनी प्राण त्याग दिए थे, यानी कि अपनी जान दे दी थी देश के लिए। साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे उन्हीं ने क्या किया था? लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया के सहयोग से की थी, ये भी याद रखेंगे। दयाल सिंह मजीठिया एक प्रकार के सेठ थे और लाला लाजपत राय भी क्या थे? तो एक क्रांतिकारी थे, इनके बारे में याद रखेंगे। इन दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1894 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक से, क्योंकि जुलाई जो 14 जुलाई थी साथी, कितनी? 12 जुलाई को 1969 में। कब साथी? 12 जुलाई 1969 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस बैंक का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्योंकि साथी आपने देखा होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में। इन्हीं में से आपकी एक पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल थी, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछे कब राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1969 में। इस समय सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी जी की, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे स्थापना लाला लाजपत राय, दयाल सिंह मजीठिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था एक कंकाल या अस्थि पंजर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो हो सकता है मैंने सोचा ये होगा। इसको आप याद रखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें हाथी का कंकाल कहाँ से मिला, इस तरह से क्वेश्चन आया था। हड़प्पा सभ्यता में हाथी का कंकाल कहाँ से मिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि आपसे पूछे हाथी का कंकाल कहाँ पर मिला है, तो याद रखेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज को लेकर राखीगढ़ी में। कहाँ पर साथी? ये इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी में किसका कंकाल मिलता है? तो याद रखेंगे हाथी का कंकाल मिलता है। खुदाई के दौरान क्या हुआ? पहली बार इस सभ्यता में हाथी का कंकाल मिला, क्योंकि अभी तक जो खुदाई हो रही थी उसमें मनुष्य के कंकाल और कुत्तों के कंकाल मिल रहे थे, लेकिन जो पहली बार हाथी का कंकाल मिला था वो कहाँ पर? राखीगढ़ी में मिला था, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा आप ज्ञात रहे, देखो इसके अलावा ये करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ज्ञात रहे राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर साथी? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? जो हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है वो कहाँ पर? हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? तो याद रखेंगे राखीगढ़ी हरियाणा में बन रहा है, इसको याद रखेंगे। और पहली बार हाथी का कंकाल कहाँ पर मिलता है? तो राखीगढ़ी में ही मिलता है, इसको भी याद रखेंगे। राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखेंगे हरियाणा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था मैग्नीज, क्या पूछा था? मैग्नीज उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्या पूछा था? इस तरह से क्वेश्चन आया था, मैग्नीज उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि पूछे कौन सा राज्य मैग्नीज उत्पादन में, देखो यहाँ पर क्या पूछा है? उत्पादन। ये क्वेश्चन अलग बन जाता है, यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आप याद रखेंगे जो उत्पादन है, उत्पादन में तो सर्वाधिक कौन सा किसका स्थान हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का, ये याद रखेंगे। उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश का स्थान हो जाएगा। लेकिन यदि पूछे सर्वाधिक भंडार कहाँ पर, क्या पूछे? भंडार, यानी कि देखो आप एक छोटा सा बिजनेस के बारे में सोचिए आप। यदि आपके पास बतासे का धंधा है, आप क्या करते हैं? सर्वाधिक बतासे रखते हैं अपने पास, रखते हैं, तो मतलब आपके पास भंडार हो गया। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो सर्वाधिक बतासे बेचता है, क्या करता है? बेचता है, तो उसका क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक बेचता है, लेकिन सर्वाधिक मैग्नीज कौन रखता है? तो याद रखेंगे उड़ीसा रखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि मध्य प्रदेश से पूछ ले तो ये उत्पादन सर्वाधिक करता है, लेकिन यदि पूछे सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे विश्व में साथी, विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है।
भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे भारत का चौथा स्थान है विश्व में। पहले स्थान पर विश्व में अफ्रीका आता है यानी कि दक्षिण अफ्रीका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद मैग्नीज उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर आता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। भारत विश्व में चौथे स्थान पर आता है मैग्नीज उत्पादन में। यदि पूछे भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, जबकि भंडार कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या पूछा था? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप याद रखेंगे पहली बार जब राष्ट्रीय महिला आयोग की भारत में स्थापना होती है तो ये 31 जनवरी, कब होती है? 31 जनवरी 1992 को होती है। कब होती है पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? तो याद रखेंगे 31 जनवरी 1992 को होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यदि पूछ ले साथी इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? क्या पूछ ले? इसकी प्रथम, जो भारतीय महिला आयोग की स्थापना हुई, इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखेंगे जयंती पटनायक थी। कौन थी साथी? जयंती पटनायक। आपने सुना होगा पटनायक कहाँ पर होते हैं? उड़ीसा में। ये जो जयंती पटनायक थी, ये नवीन पटनायक जी के संबंध में थी, ठीक है, इनको याद रखेंगे। नवीन पटनायक की कौन थी? तो याद रखेंगे, आप इनको ढूंढ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है साथी। अभी हाल ही में निधन हो गया इस तरह से, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। जो जयंती पटनायक है इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो आप याद रखेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक हो जाएंगी। यदि वर्तमान की बात करें, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे श्रीमती रेखा शर्मा जी। कौन है साथी? श्रीमती रेखा शर्मा जी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन है? तो हेड है, ये भी याद रखेंगे। आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा। यदि पूछ ले पहली हेड कौन थी? जयंती पटनायक, ठीक है। जानकी नहीं होगा यहाँ पर, जयंती होगा, ठीक है। आप लोग इनको याद रख लेंगे, जयंती पटनायक हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। पहली बार महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था साथी अमीबा किस प्रकार का जीव है? क्या पूछा था साथी? हमसे पूछा था अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो याद रखेंगे अमीबा जो होता है ये एक प्रकार का एक कोष की जीव होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो अमीबा होता है साथी ये एक कोष की होता है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत जंतुओं में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, हमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो आपका अमीबा होता है, जो आपका अमीबा होता है इसमें केवल एक कोशिका होती है। इसको याद रखेंगे। इसी क्या कहते हैं? एक सेल या एक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो एक कोशिका या एक सेल पाई जाती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे ये एक प्रोटोजोआ है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अमीबा है क्या? जीवाणु है या विषाणु है? तो याद रखेंगे ये एक प्रोटोजोआ है, यानी कि कवक है, ठीक है। अमीबा क्या है? तो याद रखेंगे ये एक कवक है, ठीक है। कवक को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। फंगस यानी कि, ठीक है। तो प्रोटोजोआ अमीबा होगा, एक कोष की जीव है, ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे साथ ही ये तालाबों और नदियों और गड्ढों, यानी कि मीठे पानी की जो भी झीलें वगैरह होंगी यहाँ पर ये पाया जाता है समुद्रों में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। इसको याद रख लेंगे, जो अमीबा है एक कोष की है और यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे आज पूछा गया था हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था। एक बच्चे ने मैसेज करके बताया था कि सर उसमें कुछ व्यापार से संबंधित था, किसके साथ हुआ है? तो आप याद रखेंगे भारत सरकार ने पहली बार नहीं हुआ है, ये अभी हाल ही में हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी भारत 54 देशों के साथ ऐसा कर चुका है। जो व्यापार समझौता है इससे पहले भी भारत कर चुका है, लेकिन हाल ही में किसके साथ किया है? तो भारत ने याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ साथी? ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, जो आपका समझौता होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसमें क्या हुआ था साथी, जो 2022 में इस पर हस्ताक्षर हो गए थे, जो 2022 था इसमें इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। लेकिन ये समझौता कैबिनेट में कब पास हुआ? यानी पूछे आपसे कैबिनेट में कब पास हुआ? देखो जब कैबिनेट में पास होगा तभी तो इस पर मंजूरी मिलेगी और तभी तो ये इसमें व्यापार शुरू होगा। तो याद रखेंगे 29 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा गया, क्योंकि 29 दिसंबर 2022 यानी कि लास्ट 22 में इसको लागू कर दिया गया। क्योंकि इसमें क्या हुआ था? तो याद रखेंगे कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी और यह समझौता कब लागू हो गया? 29 दिसंबर 2022 को लागू हो गया। तो भारत ने अभी हाल ही में किसके साथ किया है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके अलावा भारत यूएई है और आपका अभी हाल ही में चर्चा चल रही है कि ब्रिटेन से हो जाएगा। इसके अलावा कनाडा भी चाहता है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो आप याद रखेंगे भारत ने लगभग 54 देशों के साथ ऐसा पहले से कर रखा है। तो अभी भी बहुत सारे देश इसमें कतार में लगे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप याद रखेंगे भारत में क्या होता है साथी, एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। क्या होती है साथी, तो याद रखेंगे भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि हमें अधिकतर यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, तो मानसूनी जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय तो याद रखेंगे क्योंकि ये कर्क रेखा पर स्थित है इसलिए। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसके अतिरिक्त क्या होगा, अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि पूछ ले भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखेंगे इस प्रकार से याद रखेंगे, ये जो दक्षिण पश्चिमी वाला मानसून है, कौन सा, ये पश्चिम ये दक्षिण, इस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि मौसम राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी में, जो मेघालय में पड़ता है। इसके अलावा इसको आप लोग ठीक है अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, क्या पूछा था साथी, हमसे पूछा गया था 2022 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा, क्या पूछा था, गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, यानी कि पूछा था भारत में गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो आप याद रखेंगे अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, 2022 में जनगणना नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें 2022 में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। आप याद रखेंगे इसमें क्या हुआ था, इसके अनुसार भारत में जो गरीबी है साथी वो 21.2% है। कितनी साथी, तो याद रखेंगे 21.2% कुल गरीबी है। इसमें साथी 5%, 5.5% जो है आपकी शहरों में, यानी कि शहरों में गरीबी कितनी है, तो केवल 5.5%। इसके अलावा कुल जो आपके 21% में शेष बचता है लगभग आपका 15.7, तो इसमें लगभग 23 करोड़ लोग टोटल थे साथी। कितने, 21% में टोटल 23 करोड़ लोग थे। इसका 90%, ये भी याद रखेंगे, इसका 90% लोग गांव में निवास करते हैं, यानी कि भारत में आज भी गांवों में सर्वाधिक गरीबी है। तो याद रखेंगे शहरों में मात्र 5%, इसके अलावा 15.7% के आसपास आपकी भारत के गांवों में अब आज भी गरीबी है। तो याद रखेंगे इसमें गरीबी की रिपोर्ट कितनी हो जाएगी, 21.2% अभी भी भारत में क्या है, तो गरीबी है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, कर्नाटक के संगीत में कितने स्वर होते हैं। क्या पूछा गया था, कर्नाटक के संगीत में कितने स्वर होते हैं। तो आप लोग याद रख लेंगे जो कर्नाटक संगीत है, देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए भारत में केवल 2 प्रकार का संगीत होता है। भारत में कितने प्रकार का संगीत होता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल 2 प्रकार का होता है, जिसमें से प्रथम क्या होता है, कर्नाटक संगीत। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम इसमें कर्नाटक संगीत होता है जो दक्षिण भारत में, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने भारत का मैप देखा होगा, जो आपकी जो अरावली पहाड़ी है, माफी चाहेंगे, जो आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्याचल के रेंज के नीचे का भारत है, यानी कर्नाटक हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरह से जो राज्य है, केरल, कर्नाटक, गोवा, इसमें कौन सा संगीत होता है, तो याद रखेंगे ये कर्नाटक संगीत होता है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के राज्यों में कौन सा आपका संगीत हो जाएगा, कर्नाटक संगीत। इसके अलावा उत्तर भारत में कौन सा संगीत होता है, तो याद रखेंगे इस संगीत को साथी हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक, जो दक्षिण भारत में उसमें कर्नाटक संगीत, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे इन दोनों संगीतों में, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तान संगीत, दोनों में ही कितनी शैलियां हैं, तो याद रखेंगे ये स्वर पूछ ले या शैलियां पूछ ले तो 12 हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, केवल 12 ही संगीत में कितनी है, तो याद रखेंगे 12 ही स्वर हैं, कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी संगीत। तो आप दक्षिण भारत में हो जाएगा कर्नाटक संगीत, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत, और दोनों में शैलियां पूछे या स्वर पूछे, दोनों में क्या है, तो 12-12 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मशहूर खिलाड़ी, क्या पूछा गया था, मशहूर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप सभी को पता होगा साथी, ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है। क्या है साथी, ये आपके एक भाला फेंक खिलाड़ी है। देखो टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, एक भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, भाला फेंक प्रतियोगिता से इनका संबंध है, तो नीरज चोपड़ा क्या हो जाएंगे, भाला फेंक हो जाएंगे। और इसके अलावा आप याद रखेंगे जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था साथी, इसमें इन्होंने 87.58, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 87.58 के समथिंग इन्होंने भाला फेंक कर क्या जीता था, तो याद रखेंगे स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। 2020 का ओलंपिक हुआ था, 21 में इसका आयोजन हुआ था जापान के टोक्यो में। तो इसमें क्या किया था, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था 87.58 मीटर भाला फेंक कर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे, उम्मीद कर आपको एक दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, जो आपके एक दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्या भारत में कोई महिला भी भाला फेंकती है, तो याद रखेंगे इनका नाम है साथी अनुरानी।
भारत की महिला खिलाड़ी जो भाला फेंकती हैं इनका नाम है अनु रानी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने साथी जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, क्या हुए थे, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, इनमें क्या किया था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको याद रखेंगे। यदि पूछ ले भारत की कोई महिला खिलाड़ी जिन्होंने जो आपके भाला फेंक से संबंधित है, ये क्वेश्चन 28 जनवरी की लास्ट सेशन में पूछा भी गया था। जो आपकी अनु रानी है साथी, इस तरह से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत की भाला फेंक खिलाड़ी है। तो आप याद रखेंगे अनु रानी भारत के एक भाला फेंक खिलाड़ी है जिन्होंने बर्मिंघम में क्या जीता है, तो कांस्य पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है गुर्जर और प्रतिहार वंश, क्या कह रहा है, गुर्जर और प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है, गुर्जर और प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे साथी, जो गुर्जर और प्रतिहार वंश था इसकी स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, किसने स्थापना की थी गुर्जर और प्रतिहार वंश की, नागभट्ट प्रथम। देखो इसमें एक नागभट्ट सेकंड भी आता है, लेकिन उसने इसकी स्थापना नहीं की थी। यदि पूछे स्थापना किसने की थी, तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे इस वंश का शासन कहाँ कहाँ रहा, तो याद रखेंगे गुजरात में, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसका क्या रहा, शासन रहा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि पूछे गुर्जर और प्रतिहार वंश किन राज्यों में फैला था, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसकी पहली राजधानी क्या साथी, इसकी पहली राजधानी थी आपकी उज्जैन, क्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। यदि पूछ ले पहली राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। इसके अलावा दूसरी राजधानी इसने कन्नौज बनाई थी, ये भी याद रखेंगे, दूसरी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इससे पता चलता है, क्योंकि उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में और कन्नौज उत्तर प्रदेश में, इससे पता चलता है इसका शासन गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्यों में फैला था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हो जाएगी, आपकी नागभट्ट जो प्रथम था इसने इसकी स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुर्जर और प्रतिहार वंश। इससे आप लोग क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या कह रहा था साथी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अब तो अक्सर बच्चों को इसको याद हो गया, क्योंकि सर्वाधिक कम साक्षरता पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है, सर्वाधिक कम साक्षरता। इसको भी आप अच्छे से देखेंगे प्रश्न को। कह रहा है कम साक्षरता कहाँ पर हो जाएगी, तो याद रखेंगे बिहार राज्य में। कहाँ पर साथी, बिहार राज्य में। और यहाँ पर यदि पूछे साक्षरता दर थी कितनी, तो याद रखेंगे 63.82। कितनी थी, 63.82, यानी कि 63.82% इस समय बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी, साक्षरता थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ ले, देखो उस समय 35 राज्य थे, क्योंकि 35वें स्थान पर था, तो मतलब उस समय केवल आपकी कितनी यूटी हुआ करती थी, 7 हुआ करती थी, 7। इसके अलावा राज्य कितने हुआ करते थे, 28, क्योंकि तेलंगाना का गठन आपका 2014 में हुआ है। कब हुआ है साथी, सभी को पता है 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कब आई थी, 2011 में। तो उस समय राज्य कितने हो जाएंगे, केवल आपके 28 राज्य हो जाएंगे। तो इसमें जो बिहार था ये 35वें स्थान यानी कि अंतिम स्थान पर आया था। लेकिन यदि पूछ ले दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य कौन था, यदि दूसरा कब सबसे कम साक्षर राज्य पूछ ले, यानी कि 34वें स्थान पर कौन रहा था, 34वें स्थान पर, तो याद रखेंगे साथी अरुणाचल प्रदेश रहा था। कौन साथी, अरुणाचल प्रदेश सबसे चौथे यानी कि सबसे कम के मामले में दूसरे स्थान पर 34वें स्थान पर रहा था। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि यहाँ पर साथी सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी था। क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो कहाँ से था, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि 17 व्यक्ति, मात्र 17 व्यक्ति साथी आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में निवास करते थे। किसके अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम बताया है आपको, तो हो सकता है आपको पूछ ले सर्वाधिक कहाँ पर था, तो याद रखेंगे बिहार में था साथी, बिहार में। यहाँ पर लगभग 1102 किलो व्यक्ति जो थे ये प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए प्रतिदिन क्लासें लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।